दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट जारी थी, लेकिन उस पर कल ब्रेक लग गया और कल हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी। तो ये जो गिरावट हो रही थी उसके पीछे जो असली वजह है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है। तो उसके सिग्नल भी निकल के आ रहे कि आने वाले समय तेजी बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। जेपी पावर की बात करें तो ये कंपनी अपने सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी है, क्योंकि इनके पास बड़ा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है जो 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इनकी खुद की सीमेंट ग्रेडिंग का कामकाज भी है और इनकी कोल माइंस भी है, और इसीलिए कंपनी दूसरों से हटके और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया इन्होंने Q1 का। अब Q2 भी हमारे सामने आने वाला है, तो क्या Q2 उससे शानदार हो सकता है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो फिर से इसने 58,000 के स्तर को छू लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। 1276 पॉइंट की बम्पर तेजी देखी हमने कल के दिन, 2.25% अब था हमारा BSE सेंसेक्स। अब निफ्टी एनर्जी में भी कल हमने तेजी देखी, करीब देख सकते हो 25,717 के स्तर पर 2.08% की तेजी थी, लेकिन उससे भी शानदार तेजी हमने जेपी पावर में देखी है। अब ये जो तेजी बनी इसके बाद में कल इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुए वो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी के साथ में क्लोज हुए। अगर वैसा ही वातावरण आज भी बना रहा तब तो फिर हमारे बाजार में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अगर हम कल डाउ जोन्स की बात करें तो 30,316 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, यानी 2.80% की ज़बरदस्त तेजी, लगभग 3% के पास तेजी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,790 के स्तर पर 3.06% की बम्पर तेजी। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,176 के स्तर पर 3.34% की ज़बरदस्त तेजी। रजल्ट 2000 इंडेक्स में 1775 के स्तर पर 3.91% की बहुत बड़ी तेजी, यानी लगभग 4% की तेजी। तो ये जो तेजी का तूफान है ये बहुत ही भारी है, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी जारी है, और अगर आज भी ऐसा ही रहता है तो फिर हमारे बाज़ार में कल बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। लेकिन अगर इसका निगेटिव थोड़ा इफेक्ट हुआ और बाज़ार में फिर से इंटरनेशनल मार्केट में कुछ दबाव बना तो फिर हो सकता है कि इतनी शानदार तेज़ी न बने, लेकिन कुल मिला के सिग्नल पॉजिटिव बन चुके हैं। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक 7.45 पर वापस आ चुका है, 3.47% की शानदार तेज़ी देखी हमने कल के दिन में। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और परसों 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, काफ़ी स्टेबल हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया 2022। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट बनाया गया 2003 उसकी जगह पे ये एक अमेंडमेंट बिल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जा सकते। इससे पहले अगर आप देखें तो सरकार ने जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लाया था उसके बाद में काफ़ी प्राइवेट कंपनियां जो पावर सेक्टर में एंट्री की, और उन्होंने पावर सेक्टर को एक बड़ा नया आयाम दिया, क्योंकि पिछले 20 साल से कम समय में 100 गीगावाट से आप देख सकते हो 400 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव किया है, और इसके पीछे वजह थी पावर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आया। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आया पावर प्रोजेक्ट में, उसकी वजह से हम इस कैपेसिटी को पा चुके। लेकिन अभी भी जो डिस्कॉम है वो पूरी तरह से सरकार के हाथों में, यानी जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वही डिस्कॉम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तरह से देखें तो वो सारे के सारे डिस्कॉम लॉस मेकिंग बने हुए हैं और पावर सेक्टर की कंपनियों को समय पे पैसे अदा नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है वो भी बहुत ही ख़राब तरीके से आगे बढ़ रहा है। कई जगह पे देखें तो सप्लाई सही हो नहीं पाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बहुत सारी जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमियां बहुत सारी है, उसमें एक रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट प्लेयर भी डिस्कॉम के माध्यम से बिजली आगे दे पाए, यानी एक तरह से यहाँ पे जो कामकाज डिस्कॉम का है उसकी जगह पे प्राइवेट प्लेयर को भी साथ में लाना सकता है कि एक हेल्दी कंपटीशन भी हो और लोगों को कुछ चॉइस मिले, वो अपने हिसाब से बिजली खरीद पाए। और इसीलिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर भी लाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो गई तो फिर सारे के सारे डिस्कॉम लॉस में चले जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, और फिर लोगों को बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। लेकिन सरकार का मानना है इसके उलट है। सरकार का कहना है कि एक बार ये जो पावर सेक्टर में इसमें बड़ा रिफॉर्म लाना जरूरी है, ताकि ये जो लोगों को बिजली भी सही मिले और सस्ते में और सुलभ बिजली मिल पाए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्शन है उसकी वजह से इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। अब वहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस होगा और उसके बाद में इसको वापस लाया जाएगा। लेकिन अगर ये बिल आ जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन आ सकता है डिस्कॉम में भी, और लोगों के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और एक तरह से देखें तो एक नया निवेश भी आएगा। जिस तरह से
प्राइवेट सेक्टर के एंट्री से यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ। वैसे ही डिस्कॉम में अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अगर संभालते प्राइवेट प्लेयर, तो यहाँ पर भी बड़ा निवेश आएगा और उसकी वजह से यहाँ पे भी रिवोल्यूशन आ सकता है और सरकार यही चाहती है। अब आगे उसके लिए कोशिश सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन ये होना जरूरी है, तभी जितने पावर सेक्टर की कंपनियां उनका जो बकाया है वो भी उनको मिल पाएगा समय पे और कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सरकार को भी आने वाले समय जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है उसको पूरा करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़ा रिफॉर्म लाया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोल इंडिया से कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल है वो डिस्पैच करें जितने भी पावर प्लांट है उनको, ताकि जो पिछली बार प्रॉब्लम थी फेस्टिवल सीजन में जिस तरह से शॉर्टेज हुई थी कोल की और उस वजह से बिजली काफ़ी जगह पे नहीं मिल पा रही थी, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोल डिस्पैच कीजिए, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से और कोल डिस्पैच भी किया जा रहा है। यहाँ पे कोल इंडिया की तरफ से कहे तो 2022 से 23 के अंदर आप देख सकते करीब 285.6 मिलियन टन का कोल ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया गया है और ये पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। तो कोल लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसको पावर प्लांट को दिया जा रहा है। तो इस बार पूरी तैयारी की हुई है, कोल की कोई शॉर्टेज नहीं है और इस वजह से फेस्टिवल सीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है और कोल इंडिया की तरफ से भी लगातार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये कहा गया कोल इंडिया की तरफ से कि कोई कोल शॉर्टेज नहीं होने वाली और जितना कोल जितने पावर हाउस को चाहिए वो हम उनको पहुंचा देंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में बिजली कंजम्पशन जो भी बढ़ेगा उसको पूरा किया जाएगा और सप्लाई और डिमांड के गैप को पूरी तरह से भरा जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से कोल की प्रोडक्शन बढ़ रही है ये एक तरह से बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। ये कह रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर रह सकता है जेपी पावर का, क्योंकि आप देख सकते हो इस साल कोल का जो प्रोडक्शन है उसमें 12% की बढ़त देखने को मिला है, जो 57.93 मिलियन टन है। पिछले साल सितंबर में देखें तो ये 51.72 मिलियन टन था, तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो सिग्नल है कि यहाँ पे जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन हो रहा है यह आने वाले समय में इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं उस बड़ी अपडेट की तरफ, आखिर ये गिरावट क्यों हुई जेपी पावर में, लगातार स्टॉक क्यों नीचे आया? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है जेपी पावर के अंदर और एफआई पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे थे। यहाँ पे आंकड़े हमारे सामने हैं। 21 सितंबर को उन्होंने 461 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी। 22 सितंबर को उन्होंने 2509 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा। 23 सितंबर को उन्होंने 2899 करोड़ रुपये की बिकवाली की और 26 सितंबर को उन्होंने बिकवाली को बढ़ाते हुए 5101 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया। 27 सितंबर को फिर से 2820 करोड़ रुपये की उनकी बिकवाली थी। 28 सितंबर को 2772 करोड़ रुपये का उन्होंने माल बेचा। 29 सितंबर को 3599 करोड़ रुपये की बिकवाली की और 30 सितंबर को उनकी बिकवाली 1565 करोड़ रुपये की थी। तो पिछले सितंबर में आप देख सकते हो लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी एफआई की तरफ से, लेकिन उस पर ब्रेक लग चुका है। आप देख सकते हो 3 अक्टूबर को उन्होंने 590 करोड़ रुपये की नई खरीदारी की और 4 अक्टूबर को यानी कल उन्होंने 1344 करोड़ रुपये की खरीदारी कर ली है। तो पिछले कई दिनों से जो लगातार बिकवाली जारी थी उस पर ब्रेक लग गया। अब यहाँ पे खरीदार बन चुके हैं एफआई और इसीलिए यहाँ पे हमने तेज़ी देखी है जेपी पावर के अंदर के, क्योंकि अब एफआई खरीदारी शुरू कर चुके। आप एफआई की यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हो जो लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। जून 2021 में एफआई की होल्डिंग मात्र 0.58% की थी और ये सितंबर में बढ़ के 0.09% हुई। दिसंबर 2021 में इनकी होल्डिंग 1.02% हुई और मार्च 2022 में इनकी होल्डिंग 1.20% तक आ गई और जून क्वार्टर 2022 में तो इनकी होल्डिंग सीधी 2.83% तक पहुंच गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एफआई की होल्डिंग बढ़ी है और जब एफआई बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके थे तब जेपी पावर का स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन जब ये फिर से खरीदारी शुरू कर चुके तब स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। तो ये मौका आपके लिए भी है खरीदारी का। अब आप एफआई के साथ में चल सकते तो अच्छा पैसा कमा सकते। जब एफआई बिकवाली करे तो आपको भी बिकवाली करनी चाहिए और जब एफआई बायर बने तो आपको भी खरीदारी कर लेनी चाहिए और अच्छा पैसा कमा सकते हो शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म के नजरिए वालों को डरने की कोई बात नहीं, ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 3 साल के हिसाब से इसने 365% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से लगभग 10% स्टॉक गिर चुका है। 1 डे के हिसाब से लगभग 3.5% की वापस तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब हमारे सामने Q2 का रिजल्ट आने वाला है। उसके पहले अगर हम पिछले 3-4 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2018 में इनका टोटल रेवेन्यू 4876 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में ये कम होकर
3891 करोड़ रुपये तक आ गया। और 2020 में रेवेन्यू में और कमी आई, 3283 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला। लेकिन आप देख सकते हो 2021 में रेवेन्यू फिर बढ़ोतरी हुई और 3301 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और जून 2022 में रेवेन्यू में एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 4624 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला कंपनी को। तो आप देख सकते हो 2021 से फिर से कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ने लगा है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में इनको 1690 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस था। 2019 में लॉस घट के 367 करोड़ रुपये तक आ गया और 2020 में फिर से लॉस बढ़ा 2214 करोड़ रुपये का। लेकिन 2021 में कंपनी को 215 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट हुआ और 2022 में 107 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। और इस लास्ट क्वार्टर में हमने देखा है बहुत ही शानदार इनको प्रॉफिट मिला है। इस हिसाब से देख सकते हैं इस बार आने वाला जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश को बनाए रखें या स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।